हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवेन सर कॉमर्स क्लासेस वर्क करता हूं आज की क्लास में। और ये आज हम लेक्चर नंबर 6 जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और इस लेक्चर में हम लोग आज डेथ ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, दैट विल बी कंप्लीटेड एज पर द सीबीएसई सिलेबस। और इसके बाद जो मैं लास्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगा दैट इज ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फिर हम जो जितने भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने किए हैं या देखे हैं, इलिस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे की हैं, उन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा ताकि ये चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। देन देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस क्लास का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सके और मैक्सिमम जो है बेनिफिट वो ले सकें। होप सो कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी है आप लोगों को। और बुक का मैंने यूज इसीलिए किया है ताकि आप लोगों के पास जो बुक है उसमें से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट को समझ सकें ताकि उसके बाद आप मैक्सिमम प्रैक्टिस भी कर सकें। और बुक रहेगी हमारी डीके गोयल सर की अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए फॉर 2022 एज पर सीबीएसई सिलेबस, राइट। पार्ट ए वॉल्यूम 1 क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक। चलिए कंटिन्यू करें। ओके, चलिए आज का टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए, डेथ ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में तो इतना ही फर्क है। रिटायरमेंट जो है वो बिजनेस से लेता है और डेथ जो है बिजनेस की वो लाइफ से हो जाती है ना। चलिए, डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या उस पार्टनर को देना है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन के लिए केवल 2 ही पॉइंट मेन रहेंगे तो उन पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। आइए एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या क्या इस चैप्टर में, क्या क्या इस टॉपिक में हमारे पास अवेलेबल है पढ़ने के लिए। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये कोई दिक्कत ही नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आप समझते हैं ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है उसका उत्तराधिकारी, हायरर, ठीक है, एग्जीक्यूटर, जो उसके बाद उसकी संपत्ति का वारिस होगा, उसे बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कैलकुलेट ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। जो डिसीज पार्टनर को हमें टोटल अमाउंट देना है उसकी कैलकुलेशन में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म आर मेंटेन्ड इन द सेम वे एज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जैसे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक हमने किया वैसे ही यहाँ पर भी बुक्स हम क्या करके चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। Thus the legal representatives of the deceased partner are entitled to claim the following amounts which are credited to his capital account। क्या क्या अमाउंट उसके अकाउंट में हम क्रेडिट करने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल। नो डाउट उसकी कैपिटल की पेमेंट हमें करनी ही होगी। जो भी डिसीज पार्टनर है उसकी जो भी कैपिटल बिजनेस में है वो हम उसे देंगे। साथ ही साथ ही शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। जो उसकी गुडविल में वैल्यू बनी है जिसकी वजह से उसने फर्म में जो मेहनत की थी उसकी वजह से फर्म की जो छवि बनी है मार्केट के अंदर, गुडविल बनी है, उसकी भी वैल्यूएशन करेंगे और उसको भी उसमें हिस्सा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। यहाँ पर इन तीनों में अगर देखा जाए तो हम सेकंड की कैलकुलेशन जो है मेन करने वाले हैं, ठीक है। आगे और है हमारे पास, चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी हम उसे प्रोवाइड करेंगे। जो भी उसका प्रॉफिट का हिस्सा रहेगा वो उसे दिया जाएगा। साथ ही शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनमें उसको हिस्सा दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। एज पर सीबीएसई सिलेबस हमारे पास पॉइंट नंबर एक तो सेकंड था गुडविल की कैलकुलेशन और एक है उसका प्रॉफिट का हिस्सा। इन 2 पॉइंट्स की हम यहाँ बेसिकली कैलकुलेशन करने वाले हैं। बाकी पॉइंट्स कहेगा तो कर लेंगे, नहीं तो करने की जरूरत नहीं होगी। ये पॉइंट नंबर 6 तक जो हमारे पॉइंट है ये सभी के सभी हमने पार्टनर के अकाउंट में क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं, राइट। सॉरी,
The following amounts will be debited to the account of the deceased partner for ascertaining the amount due to his legal representative. और ये कुछ पॉइंट है जो उसके अकाउंट से क्या किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 है ड्रॉइंग्स की अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, his share of loss in the revaluation of assets and liabilities, his share of undistributed loss such as debit balance of profit and loss account, है ना, या इसके अलावा हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब लॉसेस के पार्ट है। हिज शेयर ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, यदि गुडविल में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो वो भी हम उससे चार्ज करेंगे। क्लियर? All of the above mentioned adjustments are first made in the deceased partner's capital account and then the balance of his capital account is transferred to his legal hirer or executor's account। जो जितना भी पैसा हमने उसको देना है, उससे लेना है, वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करके चलेंगे और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम उसके लीगल हायरर और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फिर बता दूं, क्योंकि डेथ ऑफ ए पार्टनर में हमारे पास लिमिटेड जो है ना टॉपिक्स है रहेंगे जिनकी हमें वैल्यूएशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए वो नहीं कहेगा और ना ही हमें वो बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम के भी पॉइंट से हमारे पास केवल 2 ही पॉइंट है कैलकुलेशन के लिए। मैंने बताया पहला पॉइंट है ही शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ का, दूसरा था जो उसकी गुडविल की वैल्यूएशन है उसका और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज पार्टनर। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिसीज पार्टनर, मरने वाले पार्टनर का उत्तराधिकारी, इज एंटाइटल, वो उसको हम देते हैं at his discretion to interest at the rate of 6% per annum on the amount due from the date of death to the date of payment or that portion of the profit which is earned by the firm with the amount due to deceased partner। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो वो इंटरेस्ट ले सकता है 6% पर annum के रेट से अपने ड्यू कैपिटल पर, यानी कि जो मरने वाला पार्टनर है उसका उत्तराधिकारी, या फिर उसके कैपिटल बिजनेस में रहने से जो भी प्रॉफिट फर्म ने कमाए हैं उस प्रॉफिट में वो हिस्सा ले सकता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, मेजर टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि आज पर सीबीएसई भी पॉइंट हमें समझना है और कैलकुलेट भी करके देखना है। जब भी हम किसी मरे हुए पार्टनर्स के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ। तो एक तो हम टाइम के बेसिस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, एक टर्नओवर के बेसिस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। इफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर occurs on any day during the year, the executors of the deceased partner will also be entitled to the share of profits earned by the firm from the beginning of the year till the date of his death. Such profits may be ascertained from any of the following methods। 2 मेथड्स में पहला मेथड है हमारा ऑन द टाइम बेसिस, दूसरा है टर्नओवर और सेल्स बेसिस। अगर हम बात करें ऑन टाइम बेसिस की, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस फॉलोइंग फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एनी बेस फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट है या जो भी क्वेश्चन में कहा गया हो, एज पर द क्वेश्चन जो भी प्रॉफिट के लिए कहा गया कि ये प्रॉफिट लेना है आपने, वो प्रॉफिट ले लेंगे इनटू, ठीक है, टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ हम ले लेंगे। दिस विल बी द प्रॉफिट ऑफ द होल फॉर्म अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ द डिसीज पार्टनर। देन मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट, ठीक है, जो मरने वाला पार्टनर है उसके प्रॉफिट के हिस्से से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मरने वाले पार्टनर का अप टू डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट। ये कहाँ तक निकलता है, अप टू डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट। अगर हम केवल इतना पॉइंट रखते हैं तो ये फर्म का अप टू डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट हो गया, इनटू कर देते हैं उसके हिस्से को, जो पार्टनर मर गया तो ये उसका डायरेक्टली हिस्सा कैलकुलेट हो जाएगा। आइए सीखते हैं, समझते हैं। इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर एंड टाइम ऑफ विच द रिमेन ए पार्टनर ड्यूरिंग द करंट ईयर। हम इसमें जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है उसे बेस मान के चलते हैं, उसे क्या करके चलते हैं, बेस मान के चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट वी शैल कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ एंड देन कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर।
तो मैंने आपको बताया ये लास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या एनी बेस ऑफ द प्रॉफिट जो क्वेश्चन में कहा गया हो इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर। ये फॉर्मूला बन जाएगा जो उसके हिस्से की कैलकुलेशन करेगा अप टू डेट ऑफ डेथ तक। आइए इसको समझने के लिए इलिस्ट्रेशन 59 को करते हैं। इलिस्ट्रेशन 59 क्या कहता है, ABC are partners in a firm whose books are closed on March 31 each year. A died on 30th June. कब मरा वो? 30 जून को मरा, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं। According to the agreement of the share of profit of a deceased partner up to date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years. ये है ना, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और एनी बेस ऑफ प्रॉफिट। एनी बेस का मतलब ये मेरा यहाँ मतलब था कि भाई कोई एवरेज प्रॉफिट को बेस मान के चल पड़ सकता है, तो 5 साल के प्रॉफिट का जो भी एवरेज आएगा उसको बेस मानकर द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स हैव बीन। हमारे पास पहले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। 2014 का 14,000 रुपये, 15 का 18,000 रुपये, 16 का 16,000 रुपये, 17 का 10,000 रुपये लॉस है, 18 का 16,000 रुपये। तो इन 5 साल के प्रॉफिट और लॉस को अगर आप एडलेस कर ले तो आपके पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, और 5 से इसको डिवाइड कर दें आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट क्या बनेगा, आइए कैलकुलेशन करते हैं। 14 और 16, 30, 40, 8, 48, 48 में से 10 गए 38, 38 और 10 फिर से 48, 48 और 6 54, 54,000 डिवाइडिंग बाई 5, 5 एकम 5, 0, 5 8 40, 10,800 रुपये का मेरे पास क्या बनता है, एवरेज प्रॉफिट बनता है। अब इसके ऊपर जोड़ लेंगे दोबारा से 10, 20, 30, 40, ठीक है, 40,000 तो ये हो गए, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 10, 20 और 4 24, 24 में से 10 गए 14, 40 और 14 54,000 भाग में 5, 10,800 रुपये एवरेज प्रॉफिट, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल की कैलकुलेशन, प्रॉफिट की कैलकुलेशन लेनी है ना। 10,800 में कब मरा है, इनटू ये होगा एवरेज प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू अप टू डेट ऑफ डेथ तक 30 जून को मरा है, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लें। ये हो गया पूरी फर्म का प्रॉफिट, ये हो गया पूरी फर्म का प्रॉफिट। इसमें उसका हिस्सा कितना है, अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, अगर नहीं दे रखा तो सिंपली 1/3 कर ले। 3 से 3 कट जाएगा, 12 में 108, 00, 900 रुपीज उसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। क्लियर। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हमारे लिए यहाँ क्या रहेगा, मेन रहेगा, राइट। ये तो हुआ पहला पोर्शन कि हमें भाई कैलकुलेशन कैसे करनी है। होप्स हो कि आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा यदि प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करने के बाद हमें उसे प्रॉफिट देना पड़ा, तो है ना, देते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 केसेस को समझेंगे। अगर कोई भी चेंज नहीं आता उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स के लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इन दैट कंडीशन हम जब ट्रीटमेंट करेंगे पहले पॉइंट के लिए, दैट विल बी, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको प्रॉफिट का हिस्सा देंगे विद द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के साथ। क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, और रिमेनिंग पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर कौन है, ए डाइड पार्टनर है, तो एज कैपिटल अकाउंट, और ये 900 रुपीज हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ व्हाट इज हियर सस्पेंस अकाउंट। अगर मैं सस्पेंस अकाउंट की बात करूं तो इट इज एन टेम्परेरी अकाउंट जो कि हमने इन द मिड या जब वो मरा है उस वक्त ये ओपन किया है ताकि जो है हम बैलेंस शीट को इजीली क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। क्लियर। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, इफ देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट रेशियो है सपोज करिए 3:2, तो उस कंडीशन में जो हमारी एंट्री होगी दैट विल बी इन द गेनिंग सैक्रिफाइस, राइट। किस में होगी वो एंट्री, गेनिंग सैक्रिफाइस में, या फिर आप कह सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर को क्या गेन करेंगे, डेबिट टू रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर, क्या नाम होगा, डिसीज्ड पार्टनर, मरने वाले पार्टनर का नाम। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो। आइए चेक करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो। मेरे पास है न्यू रेशियो, मेरे पास है ओल्ड रेशियो, मेरे पास आ जाएगा गेन रेशियो। ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता ही है इस बारे में।
चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं बी के गेन के बारे में और सी के गेन के बारे में। ठीक है, बी का गेन क्या रहेगा, 3/5 और 2/5 माइनस 1/3 1/3। चलिए निकाल लेते हैं, 3 तिया 9 माइनस में 5/15 और यहाँ आ जाएगा 6 माइनस में 5/15, तो ये हो गया 4/15 और ये हो गया 1/15। इसका मतलब 4/15 और 1/15 में 4:1 हमारे पास क्या आ गया, इसका गेनिंग रेशो। इज इट क्लियर? होप सो आपको समझ में आया गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे। तो इस कंडीशन में दोनों गेन कर रहे हैं, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर? डेबिट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 900 रुपए की एंट्री अब 4:1 में हम करेंगे, 4:1 में करेंगे तो 5 से भाग कर दे 180, 180 18 चौक 72 720, 720 और 180 से हमारी एंट्री हो जाएगी। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। एग्जाम अगर होगा तो उस एग्जाम में हम इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से करेंगे उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में आपको इसका सॉल्यूशन करना है तो आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, राइट। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले टोटल प्रॉफिट हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिए थे, ये हो गए हमारे 54,000। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 10,800। 3 मंथ्स प्रॉफिट की पहले कैलकुलेशन करें, जिस डेट को वो मरा है उतनी तारीख तक का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, ये आया हमारे पास 2700 और इसमें 1/3 ऑफ द ए अप टू डेट ऑफ डेथ का हिस्सा कैलकुलेट कर लिया 900। ठीक है, केस 1 है व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी, then we will do the direct entry on the 30th June. Profit and loss suspense account debit to age capital account, age share of profit till the date of death accounted, right? हमने उसके हिस्से में इसको अकाउंट कर दिया। केस नंबर 2 पर देखें क्या लिखा है। केस नंबर 2 है आपके पास, when there is change in profit sharing ratio of B and C and their new ratio is 3:2, then you calculate gaining ratio, new ratio minus old ratio, B and C का गेन आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया 4:1 और गेनिंग शेयर हो गया 4/15 1/15। तो इस कंडीशन में हमारी जो एंट्री पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और 900 को हम 720 और 180 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है एबीसी पार्टनर है, ठीक है, 3-2-1 लाभानी अनुपात है। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 30th March एवरी ईयर एंड बी डाइड ऑन 12th June। 12 जून को इसकी डेथ हो जाती है। ऑन बीज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹60,000 एंड ऑन बीज डेथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज ₹150। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट नहीं लिए, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट लिए हैं। उसके आधार पर हमें जो है बी की कैलकुलेशन करनी है, बी के प्रॉफिट के हिस्से की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म, pass necessary journal entries of the treatment of goodwill and B share of profit at the time of his death। तो हमारे पास यहाँ दो चीजें दी गई हैं, एक तो B की जो डेथ हुई है उस पर गुडविल की वैल्यूएशन दी गई है मुझे, और दूसरा B के प्रॉफिट के हिस्से की कैलकुलेशन करके उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए कहा गया है। जबकि यहाँ पर सिंपली अगर बात करें तो 3-2-1 इनका रेशो है, नए रेशो के बारे में कोई जिक्र हुआ नहीं है, राइट। अब नए रेशो के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है और भी मर गया है, तो इनका न्यू रेशो क्या होगा 3:1 और गेनिंग रेशो क्या होगा 3:1। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को। इस क्वेश्चन में यदि हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो गुडविल का ट्रीटमेंट सेम उसी तरीके से होगा जैसे हम रिटायरिंग पार्टनर के केस में करते हैं, यानी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर तो गुडविल की वैल्यूएशन दी गई है 60,000 रुपये और हमने गेनिंग रेशियो लिख लिया 3:1। यहाँ पर निकाल लीजिए बी का शेयर, बी का शेयर कितना बनता है 2/6 यानी कि 10,000 रुपीज, राइट। कितना बनेगा 10,000 60,000 60,000 इंटू बी का शेयर है 2/6 20,000 कितना बनेगा 20,000 रुपीज। तो 20,000 जो हिस्सा बनेगा उसको 3:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे और एंट्री क्या कर देंगे यहाँ पर ए डेबिट सी डेबिट टू बी। बी के अकाउंट में 20,000 रुपये,
और 3:1 में बांटेंगे तो 5×4=20, 5,000 रुपये और 15,000 रुपये, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ये होगी गुडविल की एंट्री इन गेनिंग रेशो। नाउ अगर हम बात करें प्रॉफिट के हिस्से के बारे में, तो इसने कहा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। अब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। पहले तो अप टू डेट ऑफ डेथ तक का उसका हिस्सा कैलकुलेट करिए। अप टू डेट ऑफ डेथ हुई कब है उसकी? डेथ 12 जून को। तो अप्रैल में हमारे पास 30 जून दिन होते हैं, अप्रैल के बाद मई में 31 दिन होते हैं, और उसके बाद जून में हमारे पास आ गए 12 दिन। तो टोटल हो गए 73 डेज। यहाँ डेज में कैलकुलेशन होगी तो 73 डेज का मतलब है 73/365, 365। क्लियर? 365। ये हो गया प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ द होल फर्म। उसमें उसका हिस्सा निकाल लें 2/6, तो ये उसका हिस्सा आ जाएगा। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। होप सो कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाए, क्योंकि यहाँ रेशो में चेंज नहीं है, तो सीधी सी बात है आप एंट्री जो करेंगे वो किस में करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले बी शेयर ऑफ गुडविल के बारे में, उसकी गुडविल 20,000 बनती है, जो कि डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी में रेशियो 3:1 में। और पहली एंट्री हम कर देंगे ए डेबिट सी डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो 15,000, 5,000, 20,000। इज इट क्लियर? आइए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द March 31 टू June 12, 73 डेज बन रहे हैं। ठीक है, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू हिज शेयर, दैट इज अमाउंटिंग ₹10,000। 10,000 हिस्सा बनेगा, 10,000 के हिस्से की हम ये एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000, 10,000 के हिसाब से हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी। क्लियर है? बोलिए, समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात। ये था पहला केस जिसमें हमने अप टू अकॉर्डिंग टू टाइम बेसिस जो है ना उसके प्रॉफिट के हिस्से की कैलकुलेशन की और उसकी जनरल एंट्री पास की। आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑन द टर्नओवर बेसिस। नाउ व्हाट इज टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, सीधी सी बात है। तो सेल्स के बेस पे हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू सेल्स यदि हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। ये तो हो गया पूरी फर्म का प्रॉफिट अप टू डिसीज पार्टनर डेट ऑफ डेथ। अब उसमें यदि उसका शेयर निकालना है तो इनटू कर दीजिए प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। जो पार्टनर मर गया डिसीज पार्टनर, उसके हिस्से से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये मेरे पास आ जाएगा डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर। जो मरने वाला पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयर मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट ऑफ एंड टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। देयर आफ्टर प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द लास्ट ईयर एंड सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। तो वही हमने रखा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। ये आ जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, और उसमें उससे के हिस्से से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इलिस्ट्रेशन 61 के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इलिस्ट्रेशन 61? एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं जिनका लाभ हानि अनुपात में दिया गया है 2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक्स कब बंद होती है? 31 मार्च को हर साल। Y died on 24th June 2018। अब Y की डेथ हो गई 24 जून को। क्लियर हो गई ये तो बात। अब 24 जून को यदि मरा है, अगर टाइम बेसिस पर होता तो हमें डेज की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर हमें सेल्स बेसिस पर निकालना है। तो Y शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। लीजिए, सेल्स की बेसिस पर निकालना तो टाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है 17-18, यानी प्रीवियस ईयर की सेल्स हमें दी गई है 15 लाख रुपीज, एंड प्रॉफिट एंड अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹3 लाख, और इस साल के दौरान प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपए। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून 2018 भी दी गई है। सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ दी गई है 2 लाख रुपए। ऑन वाइज डेथ
Goodwill of the firm was valued at rupees 120. The total amount payable to Wise executor on his death was 1,75,000. This amount was paid to them on 15th July 2018. Pass necessary journal for the above transaction in the books of the firm. हमें अबाउट ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आइए प्रॉफिट के हिस्से की कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लास्ट ईयर प्रॉफिट बटे लास्ट ईयर सेल। लीजिए लिख लेते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट है मेरे पास कितना, 3 लाख रुपए। लास्ट ईयर सेल कितनी थी, 15 लाख रुपए, इनटू करंट ईयर सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक कितनी दी है, 2 लाख रुपए। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द होल फर्म अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ द वाई। क्लियर। इसमें उसके हिस्से से मल्टीप्लाई करा ले। वाई का हिस्सा कितना है, 2/5। सोल्व करें, ये आ गया 5 जीरो से, तो 5 जीरो कट जाएंगे, 3 5 15, ठीक है। और ये हो गया 5 एकम 5, 5 चौके 20, 40,000 यहाँ बचे। 5 से फिर काट देता हूँ, 5 8 40, 8,000, 8 दूनी 16,000। तो 16,000 रुपये का प्रॉफिट का हिस्सा बनता है। दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय द यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट ₹16,000 वाई शेयर अप टू टिल द डेट ऑफ डेथ। क्लियर है। अब बात करते हैं उसके गुडविल के हिस्से के बारे में। अब फर्म की गुडविल कितनी दी गई है, वाइज गुडविल दी गई है 1,20,000 रुपये। ठीक है भाई, 1,20,000 रुपये गुडविल है। अब 1,20,000 में जो गुडविल बनती है उसमें उसका हिस्सा कितना बनेगा, 2/5। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2/5 गुडविल का हिस्सा कितना बनता है, 1,20,000 पूरी फर्म की गुडविल है, 2/5 उसका शेयर है। इसमें डेट ऑफ डेथ का कोई मतलब नहीं होता। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छके 20, 24 दूनी 48,000 रुपये उसकी गुडविल बनती है। यहाँ पर रेशो दिया गया था XYZ का 2:1, Y चला गया तो 2:1। इनका गेनिंग रेशो भी हो जाएगा और इनका न्यू रेशो भी हो जाएगा। तो 2:1 में 48,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंट्री कर देंगे क्या, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देख लेते हैं क्या जनरल एंट्री यहां पर पास हुई है। लीजिए, ये हो गई एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 48,000 रुपए की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, 32,000 और 16,000 रुपए हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि उसको टोटल हमें कितने देने हैं, 1,75,000, राइट। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, उसकी पेमेंट कितनी करनी है, 1,75,000 रुपए की, ठीक है। और 15 जुलाई को हमने उसकी पेमेंट करनी है। तो इसकी 2 एंट्री हम कर देंगे। सबसे पहले हम उसको ड्यू करेंगे पैसा, भाई जो भी उसका पैसा बनता है उसके पैसे को एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वाइज कैपिटल टू वाइज एग्जीक्यूटर 175 और इसकी पेमेंट 15 जुलाई को हमने करनी थी। तो वाइज एग्जीक्यूटर टू बैंक से हम ये एंट्री कर देंगे, 1,75,000, 1,75,000। वर्किंग नोट्स हमारे ये इस तरीके से रहेंगे जो कि हमने पीछे फॉर्मूले बेस्ड पर भी समझाए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा रुक कर, तो हमने 2 मेथड डिस्कस किए, टाइम बेसिस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के और सेल्स बेसिस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। तो उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। टाइम बेसिस पर यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर। और अगर सेल्स बेसिस पर निकालना है तो लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो पार्टनर मरा है उसके प्रॉफिट के हिस्से से मल्टीप्लाई करा दे, उसका हिस्सा आ जाएगा। और एंट्री करने के 2 मेथड है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है तो रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी डिसीज पार्टनर गेन सैक्रिफाइस में एंट्री हो जाएगी। और अगर चेंज नहीं हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास कर देंगे। इज इट क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इलिस्ट्रेशन 62 जो है वो और एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमारे जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन में भी हम केवल 2 ही चीज की कैलकुलेशन करने वाले हैं, एक तो उसके गुडविल के हिस्से की और दूसरा उसके प्रॉफिट के शेयर की, राइट। इससे ज्यादा कैलकुलेशन हम किसी भी क्वेश्चन में नहीं करेंगे और ना ही हमारे सिलेबस में है। सीबीएसई की तरफ से जो रिकमेंडेड सिलेबस है उसमें 2 ही पोर्शन दिए गए हैं, एक तो गुडविल की कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और दूसरा उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं। क्वेश्चन है डेनिस, अन्ना एंड प्रांजल are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their books are closed on 31st March every year. Dennis died on September 30th 2019, यानी 31 मार्च को अकाउंट यदि क्लोज होते हैं और सितंबर 30 को मर रही है तो इसका मतलब 6 महीने के बाद उसकी डेथ हो रही है। द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डेनिस आर एंटाइटल्ड टू, अब डेनिस के एग्जीक्यूटर को हम क्या क्या देने वाले हैं। पहला है हिज शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख अलोंग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹60,000। 60,000 रुपये फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की गई है। इसमें डेनिस का शेयर है 5/10, तो मल्टीप्लाई कर ले तो 30,000 रुपीज़ उसकी गुडविल का हिस्सा बनता है, जिसको कि हम किसको दे देंगे, एना और प्रांजल को, वो उससे लेकर डेनिस के हिस्से में क्रेडिट कर दिया जाएगा ये हिस्सा। अगर लाभ हानि अनुपात नहीं बदलता है तो गेनिंग रेशियो रहेगा 3:2, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है तो अकॉर्डिंगली हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बेसिस पर निकालना है। सेल्स फॉर द ईयर अर्न मार्च 31, 2019 है 2 लाख रुपए की, और प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया है 10% ऑन सेल्स। चलिए ये बात भी ठीक होगी, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें पता लग जाएगा कितना है इसमें, 20,000 रुपीज। बाकी देख लेते हैं आगे क्या क्या गया है। सेल्स शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। ओके, सेल्स एक ग्रोथ ट्रेंड शो करती है 20% का, इसका मतलब इसमें 20% प्रॉफिट का इजाफा होता है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड 1%, और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी 1% से घट जाती है फॉर द करंट ईयर। चलिए करंट ईयर में अगर ऐसी बात है तो हम देख लेंगे कि जो 6 महीने का टाइमिंग है उसका यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ईयर वाइज दिया गया, तो ईयर वाइज प्रॉफिट दिया गया, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो अप टू डेट ऑफ जाता है उतना प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें करंट ईयर की सेल्स गिवन नहीं है, राइट। क्योंकि हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, एक तो प्रॉफिट दिया गया है ऑफ द करंट ईयर एज पर द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पहले हम देखते हैं क्या बनता है प्रॉफिट ऑफ द 6 मंथ। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 लाख में 20% की सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट सेल्स हो जाएगी 2,40,000 रुपये आपकी, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट 10% से 1% कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा 9%। तो 9% के हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा उसमें 6 महीने का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, और फिर उससे मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, उसके हिस्से से जो बनता है 5/10। तो ये जो आ जाएगा दैट विल बी कंसिडर्ड द प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ। हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड टू डेनिस एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, पास जर्नल एंट्रीज एंड शो द वर्किंग क्लियरली। तो क्वेश्चन बड़ा सीधा सा हो गया। अब नया रेशो कहीं दिया नहीं है तो गुडविल की पहली एंट्री तो हम कर देंगे क्या, अन्नाज कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रांजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेनिस, 30,000 को बांट देंगे 3:2 में, 18,000 और 12,000 रुपये, ठीक है। दूसरा, अब क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज नहीं हुआ है तो जो प्रॉफिट की एंट्री है वो किस में हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेनिस कैपिटल अकाउंट, वो इसमें हमारी एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या कहा गया और किस तरीके से सॉल्यूशन किया गया है इसका। लीजिए ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले वर्किंग नोट्स की तरफ चलते हैं। सेल्स दी गई थी 2 लाख रुपए और उसमें 20% का इजाफा बताया है ऑफ 2 लाख, तो ये हो गई 2,40,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज में 1% की कमी आई है, ये हो गया 9%, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट फॉर 6 मंथ, सर यहाँ तो आपने 20% इसका कैलकुलेट करके माइनस किया, यहाँ 1% सीधा, बेटा यहाँ ना अमाउंट दी गई है, क्या दी गई है, अमाउंट दी गई है, तो 20% हम इसका कैलकुलेट करके जोड़ेंगे। यहाँ पर परसेंटेज दी गई और 1% की कमी आई तो सीधा हमने माइनस कर दिया। प्रॉफिट फॉर 6 मंथ आप निकालें, ये हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ 10,800 रुपीज़। क्लियर है। अब इसमें डेनिस का शेयर निकाल लें 5/10 5,400 रुपीज़, तो उसकी हम क्या एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेनिस कैपिटल अकाउंट 5454। अब यहाँ पर बात की गई है कि डेनिस को हाफ पेमेंट, उसके एग्जीक्यूटिव को हाफ पेमेंट हम दे देंगे और बाकी हाफ इसका मतलब उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसको देना क्या है। तो देने के लिए मेरे पास बचा क्या है, एक तो 5 लाख रुपए की उसकी कैपिटल बनती थी, ठीक है। एक 30,000 रुपये की उसकी गुडविल का हिस्सा आया है, ठीक है। एक 5,400 का उसका प्रॉफिट का हिस्सा है, और तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो 5,35,400 रुपये हम उसको देंगे। अब उसमें भी हाफ की पेमेंट कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 0 0, 2,67,700 रुपये की हमने उसको क्या कर दी,
पेमेंट कर दी। क्लियर है? होप सो कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए क्लियर है, ये हमारी इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। और अब हम उसकी एंट्री करेंगे तो पहले डेनिस के एग्जीक्यूटर में पैसा ट्रांसफर करेंगे 5,35,400, 5,35,400। उसके बाद डेनिस एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा टू बैंक टू डेनिस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 5,35, 267,700, 267,700। इज इट क्लियर? क्वेश्चन कैसे करना है आपको समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन नंबर 63 है, आप इसे देखें और इसमें से केवल 2 पॉइंट्स की कैलकुलेशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बुक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बुक में से आप इसको आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है। इसमें दो चीज़ों की कैलकुलेशन आपने करनी है, एक तो प्रॉफिट की और एक गुडविल की। गुडविल की कैलकुलेशन करके उसकी आप जो है एंट्री कर देंगे और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके उसकी एंट्री कर देंगे। एग्जाम में हमसे सुधार कैपिटल अकाउंट रेंडर्स के लिए नहीं बनेगा तो केवल उसमें 2 ही पॉइंट हमसे पूछे जाएंगे, एक तो उसकी गुडविल का शेयर और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। इज इट क्लियर? ये थी हमारी आज की क्लास और आज की क्लास को हम यहाँ करते हैं वाइंड अप। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर जो हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम चैप्टर नंबर 6 उसे हम स्टार्टअप कर देंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आएंगे ये दोनों के दोनों टॉपिक। और बड़ा इजी सा टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन हमसे जनरली पूछ लिया जाता है 3 से 4 नंबर का, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। 2 ही टॉपिक है, ऑन द टाइम बेसिस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना, ऑन द सेल्स बेसिस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना और साथ साथ गुडविल का ट्रीटमेंट करना। और गुडविल के ट्रीटमेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा रिटायरमेंट में किया था वैसा ही यहाँ पर होगा। अब प्रॉफिट के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर फेरबदल हुआ है। एक तो सिंपल, अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का यूज करेंगे टू डिसीज पार्टनर, और अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन आया है तो उस कंडीशन में जैसे गुडविल की एंट्री करते हैं रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या डिसीज पार्टनर, तो उसी तरीके से गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस में हम प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। रिक्वेस्ट प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सके।